मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हमारा सीरीज चल रहा था जिसमें हमने श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित उपदेशामृत में जो सेकंड वर्स है अत्याहार प्रयासश्च हम वो कवर कर रहे थे। तो आज लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं, बैड एसोसिएशन एंड ग्रीड, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह, तो आज हम कवर करेंगे जनसंग एंड लौल्यम। पिछले हफ्ते मैं थोड़े डिलेमा में था, मुझे अपने ऑफिस में थोड़े से लॉसेस हो रहे थे। तो एक ट्रेडिंग का मेरा जॉब है, तो कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। तो मेरे कलीग्स की पोजीशन उल्टी थी। अब मेरा लॉस हो रहा था, तो कहने को हम डिवोटी हैं लेकिन मेंटालिटी अंदर काफी अभी प्यूरिफाई नहीं हुई है। तो कुछ भी होता है लाइफ में उल्टा सीधा तो तकलीफ होती है, तो फिर हम प्रे करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं प्रे क्या करूं, क्योंकि अगर मेरे लॉसेस कम होंगे और मेरा प्रॉफिट होगा तो मेरे साथ वालों का लॉस होगा। ऐसी सिचुएशन थी। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या है, हम सबकी कहानी सेम ही है। हम बोलते ना, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। आप कोई भी चीज ले लीजिए, डॉक्टर पेशेंट। पेशेंट चाहता है कि कभी बीमार ना पड़ूं, डॉक्टर चाहता है कि बहुत लोग बीमार पड़ते रहें और मेरे पास आए और दवाई का खर्चा करें, तभी तो मेरी लाइफ चलेगी। छोटी से छोटी चीज आपके घर में, आप कोई चीज खराब हो जाती है, आप प्लम्बर को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। वो लोग अपने घर पे रोज प्रे करते होंगे, आज किसी ना किसी के घर में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं जाऊंगा, थोड़ा ठीक करके आऊंगा, मुझे काम धंधा मिलेगा। तो सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि कोई दूसरे का कुछ जाएगा तब मेरे को मिलेगा। ऐसी जगह में हम लोग फंसे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कंपटीशन चलता है। एक बीमार पड़ना नहीं चाहता और एक चाहता है कि दूसरा बीमार पड़े। सेम क्लास के लोगों के बीच भी कंपटीशन चलता है। एक डॉक्टर और डॉक्टर के बीच कंपटीशन चलता है। एक पेशेंट और पेशेंट के बीच कंपटीशन चलता है। जब कोविड हुआ था तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे। हर कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश में लगा था कि कैसे मुझे पहले बेड मिल जाए दूसरों से। तो पेशेंट और पेशेंट भी कॉम्पीट कर रहे थे हॉस्पिटल का बेड लेने के लिए। एक डॉक्टर कंपीट करता है दूसरे डॉक्टर से कि पेशेंट मेरे पास आए और मुझसे इलाज कराएं। इतनी बुरी जगह है ये। चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो दूसरों को अपने जैसा देखता है वो पंडित है। लेकिन दूसरों को अपने जैसा कैसे देखूं? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर दूसरे का नुकसान नहीं होगा तो मेरा फायदा कैसे होगा, मैं कैसे जीऊंगा? तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में ऐसा लगता है कि हम सब फंसे हुए हैं। एक जापानीज नॉवल 1996 में लिखी गई थी, 1999 में पूरी हुई थी, 1999 में पब्लिश हुई थी, और उस पर 2000 में एक मूवी भी बनी थी, बैटल रॉयल नाम से। उसमें इमेजिनरी स्टोरी है। 42 स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के, उनको एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। बच्चे हैं 14-15 साल के, और उनको बोला जाता है तुम में से एक बचेगा, आपस में डिसाइड कर लो कौन जिएगा कौन मरेगा। आपस में एक दूसरे से तुमको लड़ाई करनी है। सबको एक रैंडम वेपन दिया जाता है। अब सुनने में ये ऐसा लगता है ये क्या है, बच्चों को बोला जा रहा है एक दूसरे को मारो। कुछ बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। एंजॉय क्या करते हैं? वो कहते हैं ठीक है हम करेंगे, क्योंकि एनीवेज कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हम कहाँ फंस गए। सुनने में काफी इमेजिनरी लगता है, लेकिन आज के जमाने का सबसे फेमस वीडियो गेम पबजी, जिस पर आई थिंक अमुक लीला प्रभु ने एक लेक्चर भी दिया था, पबजी की सब्जी। तो लोग खेल रहे हैं उस वीडियो गेम को, सबसे फेमस है। और उसमें क्या है? सेम सेम कंसेप्ट है। 100 लोग आते हैं, एक आइलैंड पे उतरते हैं, सब अलग अलग वीडियो गेम खेल रहे हैं। एक ही बचेगा, आपको बाकी सबको मारना है। पर क्योंकि गेम है तो सब लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी में ये घुस रहा है।
बेस्ड ऑन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। लेकिन अब आप इमेजिन करिए, आप ऐसी सिचुएशन में, ये गेम नहीं है, ये रियल लाइफ है। 100 लोग एक आइलैंड पे गए और एक ही बचेगा, आपको दूसरों को मार रहा है, वरना वो आपको मार देगा। सुनने में लगता है बड़ी भयानक सिचुएशन है, लेकिन एक्चुअली ये सच है इस मटेरियल वर्ल्ड का। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का भोजन है। और खाएगा कैसे? मार के ही खाएगा ना। ऐसा तो है नहीं हम खा गए और सामने वाला अभी भी जिंदा है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। दो जानवर एक दूसरे को मार के खाने में लगे हुए हैं। अगर आप एक को बचाएंगे तो दूसरा मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। या तो एक की जान जाएगी या दूसरा भूख से मरेगा। कुछ नहीं कर सकते। हम प्लांट्स भी खाते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिन है। हालांकि उनका नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, उनको इतना पेन नहीं होता, वो सब है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आप एक पेड़ पौधे की जान ले रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा सिन तो है। इसीलिए भगवत गीता में बोलते हैं कि जो अपने एंजॉयमेंट के लिए खाता है वो सिर्फ पाप करता है। तो भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो रियल प्रॉब्लम जो है वो है हमारी कॉन्शियसनेस। सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, वेल्थ क्या है? धनी व्यक्ति कौन है? जिसके पास जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा है। और जो गरीब है वो एक दूसरे से छीन कर खाने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा नहीं है, मुझे तुझसे छीन के खाना पड़ेगा। मेरे पास भोजन नहीं है, जीव ही जीव का भोजन है, मुझे तुमको मार के खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखिए, जो रिचेस्ट लोग हैं दुनिया में, वो भी एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। पूरी 7 पुश्तों का पैसा जमा किया हुआ है, लेकिन नहीं, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और एक दूसरे से compete करने में लगे हुए हैं। तो इस डेफिनेशन से अगर आप देखें, अभी भी एक दूसरे से छीनने में लगे हुए हैं। आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो वो एक दूसरे से छीना झपटी करने में ही लगे हुए हैं ना। तो एक तरीके से कॉन्शियसनेस वाइज वो गरीब है, दरिद्र है। दरिद्रता जो होती है ना, उसमें इंसान को झगड़ा करना पड़ता है खाने के लिए, रोटी के लिए। इन लोगों के मन में क्या दरिद्रता है? मुझे आगे बढ़ना है, लालच, लौल्यम। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और वो और की इच्छा पूरी करने के लिए झगड़ा करना पड़ता है अमीर से अमीर व्यक्ति को। तो उनके जीवन में एक तरह की दरिद्रता है इस कॉन्शियसनेस की वजह से। इतनी मजे की बात है, जब हम बच्चे थे अर्ली 90s में, तब सुनते थे सन 2000 तक सारा काम रोबोट्स करेंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज 90s में नहीं, 1950 60 से ही चालू हो गई थी। जैसे जैसे साइंस का एडवांसमेंट आगे बढ़ रहा था कि अब सारे काम ऑटोमेटिक होंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीन्स करेंगी सब कुछ। और हुआ भी। पहले आदमी खुद खेत में हल जोतता था, हाथ से दबाकर बैल खींचते थे। ट्रैक्टर आ गए। सारी चीजें आज की डेट में देखिए, जो चीजें हाथ से बनती थी, 90% से ज्यादा सब कुछ मशीनों से हो रहा है। लेकिन काम हम सब लोग पहले से ज्यादा कर रहे हैं। कितनी मजे की बात है। पहले कौन लोग 10 10 12 12 घंटे काम करते थे? सुबह जाते थे, खेत में थोड़ा मेहनत करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मारा मारी हो रही है, टेंशन नहीं होती थी किसी को। आज कोई इश्यू एस्केलेट हो जाता है ऑफिस में, सडनली एक कॉल आता है, सडनली आप रात को 11 बजे 12 बजे बैठे हुए होते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि खेत में कुछ हो गया और सडनली आपको रात को 12 बजे खेत में जाना पड़ा। आग वाग लग जाए तो बात अलग है। लेकिन आजकल तो हर हर जॉब में ऐसा हो रहा है। लोग सडनली फंस जाते हैं। अरे ये प्रॉब्लम है, ये चीज काम नहीं कर रही, ये मशीन काम नहीं कर रही, कैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी। इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस। मेरे ऑफिस में भी कुछ था कुछ दिन पहले। बहुत स्ट्रेस, सैटरडे संडे को काम करना पड़ रहा है। लेकिन किसानों को कभी ऐसा करना नहीं पड़ा। और इतना मैकेनाइजेशन हो गया, इतना ऑटोमेशन हो गया। क्या हुआ उससे? कुछ लालची लोगों ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। आसान हो गया उनके लिए। पहले एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था पूरी दुनिया के खेत चलाना। लेकिन अब कंपनी है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक, सब लोगों को अपनी उंगली पर नचाता है। सारे ट्रैक्टर मेरे, सारी जमीन मेरी। तो बाकी लोगों को कोई काम नहीं है करने के लिए। बात तो सही है, लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा जब जब मशीन्स एडवांस हो जाएंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा। करने की जरूरत किसी को नहीं है, लेकिन मिल नहीं रहा। मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा, कुछ तो काम ढूंढो अपने लिए। तो उन लोगों को जबरदस्ती कुछ ना कुछ चीटिंग करनी पड़ती है।
कुछ ना कुछ जुगाड़ लगानी पड़ती है कि भाई मुझे कैसे रोटी मिलेगी। तो कुछ ढंग का काम नहीं है तो कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, कुछ जॉब इन्वेंट करेंगे, कुछ चोरी करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम जी सकें। तो सब एक दूसरे को, चीटर्स एंड चीटेड, सब एक दूसरे को खींचने में काटने में लगे हुए हैं। अभी ये समझने की जरूरत है कि ऐसी क्या चीज है जो हमको पाप करने पे मजबूर मजबूर करती है। ऐसी कौन सी जरूरतें हैं हमारी। श्रीमद् भागवतम सेकंड चैप्टर में, सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर में, द लॉर्ड विद इन द हार्ट, उस चैप्टर का नाम है। उसके अंदर अ, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एक बेड की क्या जरूरत है, जमीन पे सोने की जगह नहीं है क्या। पेलो की क्या जरूरत है, अपने हाथ के नीचे अपना, अपने सर के नीचे हाथ लगाकर सो जाओ, हाथ नहीं है क्या तुम्हारे पास। यूटेंसिल्स की क्या जरूरत है, हाथ में अंजलि में खाना नहीं मिलेगा क्या तुमको। हाथ फैलाओ, हाथ में मिलेगा, हाथ में खाओ। कटोरी कटोरी प्लेट की क्या जरूरत है। कपड़ों की क्या जरूरत है, क्या पेड़ छाल नहीं देते। पेड़ की खाल ओढ़िए आप, या दूसरे लोगों ने कपड़े सड़क पे फेंक दिए होंगे पुराने, वो पहन लीजिए। खाना, क्या पेड़ फल देना बंद कर दिया है पेड़ों ने। क्या नदियों में पानी नहीं मिलता पीने के लिए। ये एक साधु के लिए बोल रहे हैं वो। तो ये क्या जरूरत है एक साधु को, अमीर व्यक्ति जो अपने धन के प्रभाव में मतलब पागल हो रखे हैं, इतना प्राइड है उनके अंदर, उनके सामने जाकर हाथ फैलाने की क्या जरूरत है एक साधु को। तो हमारी जितनी भी जरूरत है ना, वो एक्चुअली जरूरतें बहुत कम है, वो आर्टिफिशियल नीड्स है। वो हमारी डिजायर है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंजॉय करना है। तो जब तक हमको ये समझ नहीं आएगा कि क्या चीज हमको पाप करने पर मजबूर करती है, या तो हम उसको एंजॉय करते रहें, पाप को पाप ना समझें कि हाँ मुझे तो एंजॉय करना है, मैं तो करूंगा, यही तरीका है एंजॉय करने का, क्या गलत है इसमें। लेकिन जिसको समझ में आता है ये गलत है, मैं दूसरों को मार रहा हूँ, दूसरों को तकलीफ दे रहा हूँ, मुझे नहीं देनी। आत्मवत आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरों को मैं अपने जैसा देखना चाहता हूँ, पर कैसे देखूं। वो इंसान यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। और जो ये समझने की कोशिश नहीं करता वो बाहर कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो निकलना चाहता ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये सब कॉन्शियसनेस का खेल है। जब आप एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो हम चाहते हैं सिचुएशन मेरे हिसाब से चेंज हो ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। वो हमेशा नहीं होता। कभी सिचुएशन आपके हिसाब से चलेगी, आप एंजॉय कर पाएंगे। सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चलेगी तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्लास में फर्स्ट आना है, सबको फर्स्ट आना है, 50 बच्चे हैं क्लास में, सब चाहते हैं मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट आऊं, कोई एक ही आएगा। फिर दूसरी साल वो भी शायद नहीं आएगा, फिर कोई दूसरा आएगा। तो आपके हिसाब से सिचुएशन कभी चलेगी, कभी नहीं चलेगी, हमेशा तो नहीं चलेगी। तो हमेशा, ज्यादातर समय दुखी रहने वाला है। लेकिन अगर आपकी चेतना सेवा करने की है, तो हम ये नहीं चाहते सिचुएशन हमारे हिसाब से चेंज हो, हम अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं और हर सिचुएशन में सेवा कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। एक जोक आता है, एक व्यक्ति ने एक बूढ़ी स्त्री को देखा, सड़क के किनारे पे खड़ी थी, तो उनको पकड़ के सड़क क्रॉस करवा दी। और सड़क क्रॉस करवाने के बाद वो बूढ़ी स्त्री बहुत गुस्सा करने लगी। बोले माता जी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, एक तो मैंने सड़क पार करने में आपकी मदद की। तो बोलती है मुझे तो सड़क पार करनी ही नहीं थी, क्यों जबरदस्ती सड़क पार करवा दी। तो अगर हम कुछ, हमने ठान लिया नहीं मुझे तो सड़क पार करवानी है, बूढ़ी स्त्री क्यों गुस्सा कर रही है, तो ये पागलपन है। लेकिन जब हम सेवा करना चाहते हैं, तो जब उनकी इच्छा होगी पार करवाने की तो हम सड़क पार करवाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं करवाएंगे। अपने आप को, अपनी इच्छाओं को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करके हम हमेशा कुछ ना कुछ सेवा कर सकते हैं। प्रसादम सर्विंग, जो थोड़े नए डिवोटी होते हैं वो कभी कभी थोड़ा झगड़ा कर सकते हैं, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई और प्रसादम सर्विंग कर रहा है तो आप पीछे हट जाइए, वही आपकी सेवा है। कोई नहीं है सेवा करने के लिए, आप आगे आ जाइए। हम हमेशा अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं अगर सेवा का भाव रहेगा तो, और हर सिचुएशन में हम सेवा कर सकते हैं। और ऐसा होगा तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। छोटी छोटी चीजों में ये इच्छा जो होती है ना, ये हमें तकलीफ देती है। हमें सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि डिजायर और नीड में क्या डिफरेंस है। डिजायर मतलब मैं चाहता हूं, नीड मतलब मुझे जरूरत है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं
उसके पीछे की हमें ये देखना है हम क्या कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना चाहिए कि क्या मैं वाकई में ये चीज करना चाहता हूँ या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ रही है। अगर मैं करना चाहता हूं तो वो मेरी इच्छा है, जबरदस्ती करनी पड़ रही है तो जरूरत है, पूरी करनी पड़ेगी। डू द नीडफुल, जैसा हमने कई बार लेक्चर्स में चर्चा की है। छोटी सी चीज, कई बार स्टेशन पे, मुंबई रेलवे स्टेशन में स्पेशली, जब ट्रेन से बहुत सारे लोग उतरते हैं तो भीड़ भाड़ हो जाती है। आराम से सब लोग निकल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी जल्दी होती है बिना बात की। उनके पीछे कोई नहीं है, फिर भी लोगों को हल्का 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 धक्का देते रहेंगे वो, अगर आपने कभी नोट किया हो तो। या किसी भी लाइन में आप लगे हो जहां पर कोई प्रॉपर क्यू नहीं लगी हुई, और ऐसे ही भगदड़ है, तो लोग बेकार में थोड़ा सा धक्का देते हैं। क्यों? मुझे आगे निकलना है। आप मेरे आगे क्यों खड़े हैं? भीड़ है कोई बात नहीं, बट मुझे तो आगे निकलना है, तो कुछ ना कुछ हल्का हल्का धक्का मारेंगे। और वो धक्का बढ़ते 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 आगे बहुत धक्का हो जाता है, और कई बार भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पीड हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा थी, अरे ये क्यों मेरे आगे खड़े हैं, मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊं किसी तरह। कैसे निकलूंगा? हल्का सा धक्का मार दूं, 1 इंच आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसी इच्छा की वजह से स्टैम्पीड भी हो जाती है कई बार। या फिर लोग एक दूसरे को पैसे के लिए कितना चीटिंग करते हैं। प्रॉपर्टी में बिल्डर्स, ब्रोकर्स कितनी चीटिंग करते हैं, बिजनेस में लोग चीटिंग करते हैं। एक एक लस्टी आदमी एक लड़की के ऊपर एसिड फेंकने के लिए भी तैयार हो जाता है, अरे उसने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया। तो सारी प्रॉब्लम हमारी कॉन्शियसनेस में है। लेकिन जो ये बात को समझता है कि हाँ मेरी कॉन्शियसनेस गलत है, वही अपनी कॉन्शियसनेस ठीक करने की कोशिश कर सकता है। और जो ये नहीं समझता, वो कभी नहीं कर पाएगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि कटोरी एक रूल्स एंड रेगुलेशन एक कटोरी की तरह है, और उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का एसेंस हमको डालना है। हमको वो एसेंस के लिए कृष्णा से भीख मांगनी है वो कटोरी लेकर। लेकिन राधानाथ महाराज बोलते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत सारे लीक्स हैं। अगर आप एक कटोरी में पानी भरें और कटोरी में छेद हो, मटके में छेद हो, तो सारा पानी निकल जाएगा। कितनी देर तक आप उसको रख पाएंगे? उसी तरह कभी कभी हम बहुत एंथुसियास्टिक हो जाते हैं भक्ति में, लेकिन सब लीक हो जाता है, सारा एंथुसियाज्म लीक हो जाता है थोड़ी देर में, कुछ समय में या कुछ दिनों में। हम चैंटिंग करते हैं, ध्यान पूर्वक जप करने का कोशिश प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ध्यान कहीं और भटक जाता है, लीक हो जाता है। हमारी अटेंटिव चैंटिंग हमारी कॉन्शियसनेस के क्रैक्स से निकल निकल जाती है, और ध्यान कहीं और चला जाता है। तो हमने देखा कि ये दुनिया बहुत खराब जगह है, लेकिन एक्चुअली दुनिया खराब नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस खराब है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉन्शियसनेस खराब होती कैसे है। ये कॉन्शियसनेस खराब होती है बुरे संग से। डिजायर और नीड के बारे में हमने देखा एक्चुअली अपोजिट है। हम क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम किस भावना से कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर आप जबरदस्ती कोई चीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को ऐसा बोल रहे हैं कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ये करने के लिए, मैं करना नहीं चाहता, आप मेरे संग गलत कर रहे हैं। और आप खुशी खुशी कर रहे हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं कि अच्छा आपने मुझे सेवा दी, थैंक यू। आपको सेवा नहीं करनी था, अरे आपने मुझे सेवा क्यों दे दी, जबरदस्ती मुझसे काम करवा रहे हो। जब हम ढंग से चैंटिंग नहीं करते ना, और कभी कभी ख्याल आता है कि चैंटिंग कर क्यों रहे हैं, क्यों सोलह माला कर रहे हैं, क्यों हम बैठकर इतना समय दे रहे हैं, इतनी एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम एंथुजियास्टिकली अच्छे से जब नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम कृष्ण को एक्यूज कर रहे हैं, क्यों मुझे जबरदस्ती बिठा दिया जब करने के लिए, नहीं लेना मुझे तुम्हारा नाम। ऐसे ही मुझे टैग दे दो ना एडवांस डिवोटी का, वो एडवांस डिवोटी का टैग तो मेरा है, ये तो मेरी संपत्ति है। उसके लिए आप मुझे जबरदस्ती, मेरी ही चीज के लिए मुझे जबरदस्ती आप मुझे बिठा रहे हो, जब करवा रहे हो। तो एक तरह से हम कृष्ण को एक्यूज कर रहे हैं, अपने गुरु को एक्यूज कर रहे हैं, क्यों मुझे ये सेवा दी कि 16 माला का जप करना है। जब तक हमें अपनी ये हेल्पलेसनेस समझ में नहीं आएगी, तब तक हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। कई बार हमने सुना है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम खुद गलती करते हैं और दूसरों को बोलते हैं अरे मेरे संग ऐसा क्यों करवा दिया तुमने। सच इज द पावर ऑफ इल्यूजन। 14-15 साल पहले एक मूवी आई थी, थोड़ा मजाक है। उस मूवी के अंदर एक हीरो ने विलेन के सारे लोगों को मार दिया, सारे आदमियों को मार दिया। तो विलन सामने खड़ा है और बोल रहा है सबको मार दिया। तुझे पता है एक एक क्रिमिनल बनाने में कितनी मेहनत लगती है।
अरे पुलिस वाला तो कोई भी बन सकता है। एक एक क्रिमिनल पता है कहां से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं हम, और तूने सबको मार दिया। हम भी कहीं ना कहीं इस तरह करते हैं कि तुम मुझे एंजॉय नहीं करने दे रहे, तुम मेरे संग गलत कर रहे हो। प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ मनी, प्रॉब्लम इज ग्रीड। देर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरी वंस नीड, बट देर इज नॉट एनफ फॉर वन मैंस ग्रीड। सबके लिए सब, सारी जरूरतें पूरी करने के लिए भगवान ने ये दुनिया बनाई है, लेकिन अगर एक आदमी लालची है तो उसके लालच की पूर्ति नहीं हो सकती है। और नीड और डिजायर की हम बात कर रहे हैं तो कई बार हम ग्रेट सोल्स को इमिटेट करते हैं। हमारी एस्पिरेशन उनकी जैसी होनी चाहिए, लेकिन इमिटेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी जरूरतें कम कर रखी हैं, बट हमारी जरूरतें भी हैं, हमारा मन इतना साफ नहीं हुआ है। तो हमें अपनी नीड्स को समझना चाहिए, अपनी लिमिटेशंस को समझना चाहिए, और इमिटेट नहीं करना चाहिए, वरना हम फैनेटिक हो जाएंगे। और ये सारी जो रॉन्ग डिजायर्स हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल नीड्स भी बोल सकते हैं, बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, दुनिया भर के लोन ले लेते हैं, दुनिया भर का स्ट्रेस लेते हैं, इतना इतनी मेहनत करते हैं, इतना इतना टेंशन लेते हैं, इतना परेशान होते हैं। ये सब रॉन्ग एसोसिएशन की वजह से आता है। इंटरनेशनल वैकेशन चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, लाइफ स्टाइल, छोटी से छोटी चीज, घर में ये क्रॉकरी होनी चाहिए, इन सब चीजों में हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को देखते हैं। तो कई बार दूसरे हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, अरे आपके घर में, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ऐसा देखेंगे, थोड़ा सा ऐसा हिंट दे देंगे, अच्छा अच्छा, शायद कुछ प्रॉब्लम है, शायद आप गरीब हैं, तो हमें चुप जाता है। अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण पुरुष था, लेकिन उसको संग मिला एक प्रोस्टिट्यूट का, अटैच हो गया उससे। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और एक क्रिमिनल बन गया। लोगों से, लोगों को चीट करने लगा, लोगों को मारने लगा। क्यों? इच्छाएं पूरी करनी है, उस वैश्या की इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी खुद की इच्छाएं पूरी करनी है। तो यही सब हम सबके साथ होता है। गलत संग से पाप की वृत्ति बढ़ती है, और अच्छे संग से क्या होता है, हमें समझ में आता है कि ऐसा क्या है जो मुझे पाप करने पर मजबूर कर रहा है। ऐसी कौन सी मेरे अंदर चेतना में गड़बड़ है जो मुझे पाप करने पर मजबूर कर रही है। मुझे उस अनर्थ को अपने हृदय से निकालना है। ये हमें अच्छे संग में, सत्संग में समझ में आता है। जो हम सुनते हैं, अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। अरे अनर्थ निवृत्ति तब होगी जब समझ में आएगा कि अनर्थ है। और वो अनर्थ कैसे समझ में आएंगे? साधु संग से। और साधु संग और भजन क्रिया साधु संग का ही पार्ट है। जब साधु के संग हम संग करेंगे तो साधु बोलेंगे चलो बैठकर भजन करो, भगवान का नाम लो। और भगवान का नाम लेंगे तो चेतो दर्पण मार्जनम। और जब सफाई होती है तभी समझ में आता है कितनी गंदगी थी। कई बार हमने देखा होगा, जब हम सफाई करते हैं घर की, तो घर इतना गंदा नहीं लगता, लेकिन जब आप सब जगह झाड़ू मारें, खासतौर से पंखा, पंखे के ऊपर बहुत गंदगी जमी है, उतना नहीं दिखता। लेकिन जब आप पंखे को साफ करते हैं तो इतना काला काला उसमें से गंदगी निकलती है, दिखाई देती है। उसी तरह हमें, जब हम जप करते हैं, अपने अंदर अनर्थों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तब वो अनर्थ एक एक करके बाहर निकलते हैं। तो समझ में आता है, अरे इतनी गंदी चेतना थी मेरी। तब समझ में आता है। लौल्यम, शिला प्रभुपाद इस वर्ष के परपोर्ट में बोलते हैं कि भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि कामी जो लोग हैं, भुक्ति जो एंजॉय करना चाहते हैं, मुक्ति जो, भाई और तकलीफ नहीं चाहिए यहां से, हमें यहां से बाहर निकलना है, और सिद्धि जो योगिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इन लोगों का संग हमें छोड़ देना चाहिए। ये सब अत्याहारी बोले जाते हैं। इस तरह के जो मटेरियल बेनिफिट्स जिनको चाहिए, या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी, मुक्ति एक स्पिरिचुअल बेनिफिट में गिना जाता है। अरे ये तो मुक्ति पाना चाहता है, इस तरह की चीजें जो पाना चाहते हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ये सब भक्ति के पाथ पर एक रोड़ा है। दे आर ऑल इम्पेडिमेंट्स ऑन द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमें ये समझना चाहिए कि हम सब यूनिक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं। लेकिन हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? मार्क्स। कोई एक ही टॉप करेगा बच्चा। कोई ये नहीं दिखाया सिखाया, टीम वर्क नहीं सिखाया जाता है इतना। आपको टॉप करना है, आपको आगे बढ़ना है। हम कॉम्पिटिटर्स हैं। कोई दूसरा फर्स्ट नहीं आएगा तभी तुम फर्स्ट आ पाओगे। ये बचपन से कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जब आगे बड़े होते हैं, तो एक बैटल रॉयल जो हमने
जापान की स्टोरी सुनी, वैसी सिचुएशन उनकी लाइफ में क्रिएट होनी है, उनकी चेतना में वैसी वैसी चेतना क्रिएट होनी है। उनको लगेगा कि हाँ, मुझे दूसरों को मारना पड़ेगा अगर मुझे बचना है तो। रियलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी चेतना में ऐसा घुस गया है, तो हम जबरदस्ती दूसरों को मारेंगे। अरे मैं दूसरों को नहीं मारूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, जबकि ये सच नहीं है। जानवरों की दुनिया में शायद सच हो, इंसानों की दुनिया में ऐसा सच नहीं है। बच्चे एक दूसरे से नोट्स छुपाते हैं। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, लेकिन फर्स्ट कैसे आऊंगा शेयर कर दूंगा तो? हम सबकी नॉलेज बढ़ जाएगी, मेरी भी बढ़ जाएगी, सामने वाले की भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी शायद थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। शायद वो फर्स्ट आ जाएगा, शायद मैं सेकंड रह जाऊंगा। तो मैं नोट छुपाऊंगा। सब एक दूसरे से छुपाने में लगे हुए हैं, किसी को नॉलेज शेयर नहीं करनी, तो सबकी नॉलेज कम हो जाती है। सब एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर नहीं उठना, सबसे ऊपर रहना है। हम सब दबे रहेंगे और मैं थोड़ा ऊपर हूं तो अच्छा है ना। अंधों में काना राजा, मेरी एक आंख फूटेगी तो चलेगा, पर सबसे ज्यादा मुझे दिखना चाहिए। एक आंख से मुझे दिखेगा ना, बाकी सब अंधे हैं, सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है। लेकिन सबकी दो आंखें हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे सबसे ज्यादा नहीं दिख रहा। तो इस इल्यूजन में हम फंस जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे, स्कूल्स, मॉडर्न स्कूल्स आर स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस। कहीं ना कहीं ये गलत चेतना बचपन से ही पैदा की जा रही है स्कूल्स में। हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे के अनर्थ कम करने के लिए, ताकि हम वापस भगवत धाम जा सकें। हरे कृष्णा। थैंक यू।